गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा, जहां आपको मिलता है बेस्ट कंटेंट फॉर क्लास 12 सीबीएसई कॉमर्स। और ये वीडियो है तुम्हारा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, दैट इज प्लीज अपलोड वन शॉट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो आज से हम लोग फिजिकल एजुकेशन का वन शॉट स्टार्ट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। सो चलो जल्दी से चैप्टर 1 को खत्म करते हैं। इस वीडियो में तुम्हें बस फिक्चर्स नहीं मिलेंगे, फिक्चर्स के लिए मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगी क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से समझना होगा। बाकी पूरा थ्योरी पार्ट आज हम लोग इस वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। चलो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लो कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या पढ़ना है इस फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स में। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड तुम्हें पढ़ना है वेरियस कमिटीज, कौन कौन से कमिटीज होते हैं, फिक्चर्स एंड इट्स प्रोसीजर। फिक्चर तुम्हें मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल है तो समझना बेहतर होगा, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। नाउ इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स और फाइनली कम्युनिटी स्पोर्ट्स। अब ये कुछ तुम्हारे थ्योरी पार्ट से फिक्चर को छोड़ करके जो आज हम लोग पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट इवेंट से। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या होते हैं देखो, इसमें तुम्हारा आता है क्या क्या फंक्शन होता है एक स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, चलो अब सबसे पहले होता है प्लानिंग। किसी भी चीज का बेस क्या होता है? प्लान बना। सो प्लानिंग क्या होता है? स्पोर्ट्स का सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी इवेंट, किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। तो देखो प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज द फोरमोस्ट, एक सेकेंड, planning is the foremost function in sports as it gives a view of future course of action. To be effective, a plan should be specific, logical, flexible and complete in all aspects and should assist in controlling future events. ठीक है, तो बेसिकली प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने में। कोई भी काम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, ये सब प्लानिंग की ही वजह से होता है। सो किसी भी एक स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में सबसे पहले करेंगे हम लोग प्लान की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो पर्टिकुलर इवेंट हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। और वो प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रेडी टू चेंज होना चाहिए और कंपीटेंट होना चाहिए तुम्हारे इन्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब अगर कोई चेंजेस आ गई, बारिश आ गई या बहुत धूप आ गया, तो कैसे क्या चेंजेस करेंगे वैसा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्लानिंग सेज। नाउ तुम्हारा नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है? देखो ऑर्गेनाइजिंग मतलब अब प्लानिंग कर लिया, अब उस काम को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, सारा नेसेसरी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उस पर्टिकुलर जो भी हमने प्लानिंग किया है उसको हम लोग एक्शंस में लाएंगे। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हम लोग अब उस चीज को कंप्लीट करेंगे। दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स एस्टैब्लिश्ड इन प्लानिंग स्टेज। मैंने तुम्हें बताया कि हम लोग रिसोर्सेज लाएंगे, आदमी लेकर के आएंगे कि हम लोग कितने नेसेसरी पर्सनल्स चाहिए, कौन सा हेड कोच चाहिए, कौन से टीचर्स चाहिए उस पर्टिकुलर स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सारे रिसोर्सेज को हम लोग एक साथ ला करके उस पर्टिकुलर प्लान को एक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग। फाइनली अब स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? पुटिंग राइट पीपल एट राइट जॉब। ठीक है, स्टाफिंग मतलब अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स डे में एक टीचर को जॉब दी जाएगी कि वो सारे स्टूडेंट्स का नाम एक पेपर में लिखे। दूसरे टीचर को जॉब दी जाएगी कि सबसे पैसा कलेक्ट करे। तीसरे टीचर को जॉब दिया जाएगा कि जिनका जो स्पोर्ट्स लाइकिंग है उनको उस स्पोर्ट्स के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाए। तो पुटिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब, जिनका सही काम है उनको सही जगह पे लगाना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। देखो दिस रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजिशंस। ठीक है, एंड इंश्योरिंग दैट प्रॉपर टैलेंट इज serving that specific job duty in order to achieve the aims and objectives of an organization. एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक्सपीरियंस, मतलब जिनको एक ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको उनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस जॉब पोजीशन में लगाना ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल पाए। अगर फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे स्कूल में डांस टीचर डांस अच्छा करते हैं और उनको स्पोर्ट्स की ड्यूटी दे दी जाएगी तो वो कर नहीं पाएंगे, तो स्पोर्ट्स वाले टीचर को स्पोर्ट्स दो और डांस वाले टीचर को डांस दो। इसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग मतलब गाइडेंस। डायरेक्टिंग मतलब कि जो काम हो रहा है उसको गाइड करना, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, एक प्रॉपर लीडरशिप के जैसा एक हेड मैनेजर को या जो हेड मैनेजमेंट है स्पोर्टिंग इवेंट का या किसी भी चीज़ का, आपके प्रिंसिपल्स या आपके कोई भी, उनको इसको प्रॉपर लीड करना चाहिए, गाइड करना चाहिए ताकि केओस नहीं होए। देखो डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एंड इट इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो what needs to be done by whom and also by when. Directing
डायरेक्टिंग मतलब कि स्टाफ को बताना कैसे क्या काम होना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना चाहिए। रेगुलर पूरा प्रॉपर मतलब द मैनेजमेंट, द हेड स्टाफ, द लीडर शुड बी इन अ प्रॉपर चेक कि हाँ सब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्टिंग बोलते हैं। अब देखो, विदाउट डायरेक्टिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, विदाउट डायरेक्टिंग प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हैज़ नो मीनिंग। अगर डायरेक्टिंग ही नहीं है तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का कोई मतलब ही नहीं भाई। अगर मैंने कोई एक प्लान बनाया है और उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाई जा रही है, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इज यूजलेस। सो डायरेक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ इफ आई कम टू कंट्रोलिंग, अब का देखो कंट्रोलिंग क्या होता है। नाउ कंट्रोलिंग रेफर्स टू ऑल प्रोसेस दैट लीडर क्रिएट्स टू मॉनिटर सक्सेस, ठीक है। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि जो हमने प्लान किया था, हमने प्लान किया था कि हमें 500 बच्चे स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करने चाहिए, पर आए 100 ही बच्चे, तो हम लोग कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं कि जो हमारा प्लानिंग था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और अगर बीच में कभी कोई डेविएशन आया कि और 400 बच्चे ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये डेविएशन है, तो फिर उसके लिए हम लोग रीजंस ढूंढेंगे कि क्यों डेविएशन आया और उसको कोशिश करेंगे कि वो डेविएशंस हट जाए। कंट्रोलिंग बेसिकली मींस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट तुम्हारा ये फंक्शंस कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारे टोटल 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे तुम्हारे कुछ बेसिक ऑप्शंस है जो तुम खुद से करोगे क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज। कमिटीज इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना। अब तुम्हारे क्या क्या कमेटी है, कमेटी मतलब देखो जब भी कोई एक इवेंट होता है तो तुम्हारे अलग अलग कम्युनिटी होते हैं। एक तुम्हारा फर्स्ट एड कमेटी होगा, तुम्हारा फिर एक फूड एंड लॉजिंग कमेटी होगा, तुम्हारा एक ट्रैवल कम्युनिटी होगा। तो अलग अलग तुम्हारा कमिटीज बनाया जाता है ताकि सारा काम एक प्रॉपर प्लान के साथ हो पाए, क्योंकि अगर एक ही इंसान को सब काम दे दोगे तो वो कैसे कर पाएगा, इसीलिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। जब तुम्हारी स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है तो अलग अलग कमेटी बनती है ना, ड्रेस का डिपार्टमेंट किसी और का, सारा मेजरमेंट का डिपार्टमेंट किसी और का, उसके बाद जो तुम्हारा सारा प्रॉप्स और ये सब लेके आएंगे उनका डिपार्टमेंट कोई और देखेगा, तुम्हारे टीचर्स जो है स्पोर्ट्स टीचर्स वो सारे गेम प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे, तो अलग अलग कमेटी होता है। सिमिलरली तो यहाँ पे तुम्हारे स्पोर्टिंग इवेंट में क्या क्या कमेटी होता है हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक। देखो तुम्हारे 5 तरह के टोटल कमेटी होते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। सबसे पहला तुम्हारा टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी और लॉजिस्टिक कमेटी, ठीक है। होता है टेक्निकल कमेटी तुम्हारा क्या दिखता है कि प्री स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट में क्या होने चाहिए, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट में क्या होने चाहिए, या पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले टेक्निकल कमेटी का काम होता है कि वो देखेगा कि जितना भी प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं। दिस कमेटी कवर्स द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट लाइक रिक्वेजिशन टू procure sports equipment, conducting matches on time through selected officials, referees, umpires, judges, timekeepers, etc. for their respective games। मतलब टेक्निकल कमेटी ये देखेगा कि जितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, ये सारा चीज़ सही जगह पे है या नहीं, और जो लोग ये कंडक्ट करेंगे स्पोर्ट्स जैसे कि अंपायर, जजेस, टाइमकीपर्स, ये लोग भी सही जगह पे है या नहीं, मतलब कि ये लोग अवेलेबल है, ऑन टाइम आ जाएंगे, ये सारा चीज़ तुम्हारा टेक्निकल कमेटी देखता है। टेक्निकल कमेटी साथ ही साथ और भी चीज़ देखता है जैसे प्री स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और पोस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सबसे पहले प्री स्पोर्ट्स टूर्नामेंट क्या होता है वो समझो। बिफोर द इवेंट इट इज़ द जॉब ऑफ अ देखो बिफोर द इवेंट इट इज द जॉब ऑफ द टेक्निकल कमेटी टू पुट फॉरवर्ड अ रिक्वेजिशन टू परचेज इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब प्री स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में क्या देखता है टेक्निकल कमेटी की सारा इक्विपमेंट वो तरीके से परचेज कर लिया या नहीं, अगर किसी में रिपेयर की जरूरत है या कुछ को रिप्लेस करना है तो प्री पोस्ट में वो सारा इक्विपमेंट्स अरेंज करता है, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ फील्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी, ठीक है। फिर ये देखता है कि सारा फील्ड क्लीन है, सारे जो नेसेसरी ऑफिशियल्स आने वाले हैं उनको इन्विटेशन भेज दिया गया है, वो लोग टाइम से आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो ये सारा चीज तुम्हारा टेक्निकल कमेटी पहले देखता है कोई भी इवेंट होने से पहले, दैट इज प्री स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब बीच में क्या देखता है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है उस बीच में क्या देखता है, उस बीच में देखो क्या देखता है, व्हाइल द टूर्नामेंट इज इन प्रोग्रेस द टेक्निकल कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मैचेस। वो देखता है कि सारा मैचेस टाइम से हो रहा है नहीं, मतलब अगर सुबह बास्केटबॉल की मैच थी तो सुबह वो हो गई और दिन में बैडमिंटन थी तो बैडमिंटन हुई कि नहीं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द जूरी, क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट्स एंड अदर रिलेटेड पेपर्स। देखता है कि सारी जूरी, सारी ऑफिशियल मेंबर सही जगह पे, डिग्निटरी सही जगह पे आ गई है या नहीं, फिर फील्ड पूरा क्लीन है, फील्ड में कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट जरूरी है, स्कोर शीट्स मतलब जिसमें स्कोर पॉइंट्स लिखा जाता है वो सारा चीज का कलेक्शन, ये सारा चीज वो देखता है जब मैच के दौरान में, दैट इज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट।
फाइनली जब स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है तब वो क्या दिखता है, देखो आफ्टर द इवेंट इज ओवर, जब इवेंट खत्म हो जाता है द टेक्निकल कमिटी अरेंजेस फॉर क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ फील्ड्स। तब वो देखता है कि फील्ड को वापस से पहले की तरह साफ कर दिया जाए, जितनी भी गंदगी है वो हटा दिया जाए, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड को प्रॉपर्ली मेंटेन कर दिया जाए, एंड प्लेसिंग ऑल द इक्विपमेंट बैक टू स्कूल। और सारा इक्विपमेंट्स को वापस से जिस दुकान से खरीदा गया था या तो वहां पे भेज दो, या तो अगर स्कूल के इक्विपमेंट्स है तो उसको सही जगह पे रख दो, ठीक है। नाउ अब देखो लॉजिस्टिक कमिटी क्या करता है। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने अपने नोट से अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी है जिससे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जैसे कि पहले तुम्हें टेक्निकल पढ़ा, टेक्निकल में प्री पोस्ट ड्यूरिंग तुमने एक साथ पढ़ लिया, फिर लॉजिस्टिक में भी तुम प्री पोस्ट ड्यूरिंग सारा चीज एक साथ पढ़ लोगे, तो एग्जाम में भी तुम्हारा प्री पोस्ट ड्यूरिंग आता है, इसीलिए ये जरूरी है। अब देखो लॉजिस्टिक क्या बोलता है, दिस कमिटी हैज अ वाइडर स्कोप ऑफ वर्क रेंजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू रिफ्रेशमेंट, डेकोरेशन एंड कंडक्टिंग सेरेमनीज। लॉजिस्टिक कमिटी तुम्हारा ये देखता है कि सारा ट्रैवल सही से हो रहा है, कौन से होटल पे रुकना है, ठीक है, सारे खाने पीने का चीज, प्रॉपर डेकोरेशन, रिफ्रेशमेंट, ये सारा चीज तुम्हारा लॉजिस्टिक कमिटी देखता है, ठीक है। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इवेंट। दिस कमिटी मे हैव वेरियस सब कमिटीज एज पर रिक्वायरमेंट। लॉजिस्टिक कमिटी लुक्स आफ्टर ओपनिंग सेरेमनी, हायर्स फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मेक्स अरेंजमेंट फॉर द विक्ट्री सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। तो लॉजिस्टिक कमिटी तुम्हारा ओपनिंग सेरेमनी देखता है, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, डेकोरेशन वाला ये सब लोग को हायर करता है, क्लोजिंग सेरेमनी देखता है, तो ये सारा चीज तुम्हारा लॉजिस्टिक कमिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। जो तुम्हारी प्री पोस्ट और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स है ना, ये बेसिकली वन लाइनर्स आते हैं। मतलब अगर तुम एक भी सिंपल, जैसे कि तुम्हें मीनिंग पता चल गया है कि लॉजिस्टिक कमिटी क्या करता है, तो प्री में तुम लिख दो लॉजिस्टिक कमिटी पहले सोचेगा कि हाँ ये लोग आने चाहिए, डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए। पोस्ट में तुम लिख दो कि अब सारा डेकोरेशन होने के बाद वो मेंटेनेंस देखेगा, ठीक है। उसके बाद तुम ड्यूरिंग में लिख दो कि इस बीच में वो देखता है कि सबको रिफ्रेशमेंट्स मिल रहे हैं, सब कोई सही जगह ट्रैवल कर रहे हैं, सही से फील्ड पे आ रहे हैं। तो तुम अपने से भी फ्रेम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम अलग अलग कमिटी का प्री पोस्ट और ड्यूरिंग याद करो, अपने से तुम बस मीनिंग से सबको फ्रेम कर दो। हम ऐसे ही करते थे, पीएचई में मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है, ठीक है। सो मैं बस तुम्हें सबके मीनिंग समझा देती हूँ ऑफ ऑल द कमिटीज। नाउ फाइनेंस कमिटी, द रोल ऑफ फाइनेंस कमिटी इज प्राइमरली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल ओवरसाइट फॉर द इवेंट, ठीक है। ये लोग फाइनेंशियल ओवरसाइट बताते हैं, मतलब कि कितना फाइनेंस जरूरी है एक प्रॉपर इवेंट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो it involves all aspects related to finance of the sporting events like planning, accounting, decision making, etc. Finalization of sponsorship, keeping an eye on inflow and outflow of finances, purchase of equipment and other items required for conducting a event. Equipments कैसे खरीदना है, जो डिग्नेटरीज आएंगे उनको क्या स्पॉन्सरशिप देनी है, अगर कोई प्रॉपर एक प्लेयर ही तुम्हारे इवेंट पे आ रहे हैं तो उसको कितना पैसा जाएगा, प्रॉपर इनफ्लो आउटफ्लो कैश का कितना हो रहा है, तो ये सारा फाइनेंस कमिटी देखता है, ठीक है। नाउ मार्केटिंग कमिटी क्या देखता है वो भी देख लो। मार्केटिंग कमिटी डेवलप्स प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज टू प्लेस द इवेंट इन द मार्केट विद द पर्पस ऑफ जनरेटिंग पब्लिसिटी एंड स्पॉन्सरशिप। मार्केटिंग कमिटी बेसिकली मार्केटिंग करेगा, मतलब कि प्रमोशन करेगा, जो इवेंट हो रहा है उसको प्रमोट करेगा मार्केट में कि हाँ इस स्कूल में इस दिन को ये कमिटी होने वाला है, मतलब पब्लिसिटी जनरेट करेगा और स्पॉन्सरशिप्स लाएगा। देखो यहाँ पे जैसा कि ये लिखा हुआ है, पब्लिसिटी कैन बी डन थ्रू वेरियस मोड्स लाइक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, मेल्स एक्सेट्रा। स्पॉन्सरशिप्स कैन बी जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ कैश और by making media partners, food partners, drink partners etc. मतलब स्पॉन्सरशिप लाएगा, आपके इवेंट को और ज्यादा पब्लिकली फैलाएगा, उसमें स्पॉन्सरशिप बढ़ाएगा, मतलब सारा चीज इंक्लूडेड होता है। मतलब बेसिकली इसमें टीवी, सोशल मीडिया, एड्स, ये सारा चीज चलेगा आपके इवेंट का। तो ये तुम्हारा कौन सा मीडिया हो गया, मार्केटिंग कमिटी, ठीक है। नाउ ये है तुम्हारे टोटल 5 कमिटीज जो तुमने यहाँ पे पढ़े। तो 5 कमिटी तुम्हारे क्या क्या हो गए, सबसे पहला तुम्हारा टेक्निकल, दूसरा तुम्हारा लॉजिस्टिक, तीसरा तुम्हारा कौन सा कमिटी हो गया जल्दी बताओ, तीसरा तुम्हारा आ गया मार्केटिंग कमिटी और चौथा तुम्हारा आ गया लॉजिस्टिक कमिटी। बेसिकली तुम्हारे यही 4 कमिटीज है जो तुम्हें पढ़ने हैं। एंड प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो डेफिनेशन से मैच करके। अब जैसे कि फाइनेंस कमिटी है तो फाइनेंस में तुम्हें पता है वो क्या करते हैं, तो प्री में क्या करेगा, सारा फाइनेंस अरेंज करेगा। ड्यूरिंग क्या देखेगा कि हाँ अगर कहीं पे फाइनेंस घट रहा नहीं है, सारा काम हो गया है, सारे ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप सब सही जगह पे। और पोस्ट क्या करेगा, जिनको भी पैसा देनी थी उनको, जिनको भी पैसा देना था उनको पैसा दे देगा, स्पॉन्सरशिप्स वाले को, या फिर इक्विपमेंट जो खरीदा था उसका ड्यू पैसा है तो वो सब कर देगा। तो तुम ये अपने वर्ड्स में लिखोगे, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, हर चीज रटना नहीं है, ठीक है। Now, if I come to the next topic is तुम्हारा fixtures and its procedures। तो fixtures and its procedures तो generally हम लोग कल के next part में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस fixtures and procedures तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस मैं एक तुम्हें brief दे देती हूँ कि इसमें तुम्हारे क्या क्या fixtures होते हैं। तुम्हारे 3 तरह के fixtures है, एक तो नॉकआउट, दूसरा लीग और राउंड रॉबिन और तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 3 तरह के तुम्हें टूर्नामेंट्स fixtures पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को ये थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है।
नेक्स्ट जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल का मतलब होता है विद इन द वॉल्स, मतलब तुम्हारे स्कूल के अंदर जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं तुम्हारे अपने हाउसेस के बीच में, दैट इज इंटर हाउस स्कूल कंपटीशन, या तुम्हारे स्कूल के लोग पार्टिसिपेट करें, उसको हम लोग इंट्राम्यूरल्स बोलते हैं। देखो, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स इट रेफर्स टू अ टूर्नामेंट कंडक्टेड विद इन द वॉल्स ऑफ अ सिंगल इंस्टीट्यूशन स्कूल कम्युनिटी। इंट्राम्यूरल कंपटीशन टूर्नामेंट आर कंडक्टेड विद इन प्लेयर्स ऑफ वन इंस्टीट्यूशन। मतलब जितना भी कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में खुद के ही दीवार के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं, मतलब उसमें बाहर से कोई भी नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको इंट्राम्यूरल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एथलेटिक मीट, स्विमिंग मीट, बैडमिंटन टूर्नामेंट कंडक्टेड अमंग हाउसेस, क्लासेस, हॉस्टल्स, रेसिडेंट्स ऑफ अ स्कूल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसको हम लोग इंट्राम्यूरल बोलते हैं। अब तुम्हें इसका डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव 4 मार्कर क्वेश्चन में लिखने आता है, तो देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। टू इनकरेज मास पार्टिसिपेशन, इनकरेज करना होता है मास पार्टिसिपेशन की स्कूल के लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें। टू फोकस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का ऑल राउंडर डेवलपमेंट हो। टू डेवलप वैल्यूज लाइक फेयर प्ले, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट्स, जैसे कि फेयर प्ले, यूनिटी, फ्रेंडशिप, ये सब स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलप हुए, तो ये सारा फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन हेल्प किया जाता है। ठीक है, टू प्रोवाइड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के लिए। टू फोकस ऑन फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो कोई भी तुम 4-5 ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे, तुम्हें पूरे मार्क्स आते हैं, और बस ऐसे ही भी लिखोगे 1-1 लाइन में भी तो मार्क्स आते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड आ जाता है तुम्हारा सिग्निफिकेंस। अब देखो हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्टिव्स याद करते थे, उसको ही हम सिग्निफिकेंस में भी मैच करके लिख देते थे, सिग्निफिकेंस याद करते थे, उसको ही ऑब्जेक्टिव्स में मैच करके लिख देते थे। तो तुम्हें भी यही करना है, बी अ लिटिल स्मार्ट, बोरिंग स्टडी से नहीं पढ़ना है, थोड़े स्मार्ट प्लानिंग से पढ़ना है। अब देखो सिग्निफिकेंस में तुम्हारा क्या क्या होता है। सिग्निफिकेंस ना क्या करा करो, तुम सिग्निफिकेंस ही याद किया करो, क्योंकि ये थोड़ा ना ब्रीफ लिखे होते हैं, इसको ही तुम ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख दिया करो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला तो सिलेक्शन फॉर एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल्स खेलोगे, स्कूल में अच्छा खेलोगे तो तुम एक्स्ट्राम्यूरल्स में जा सकते हो, मतलब आउटसाइड द वॉल्स। एक्स्ट्रा मतलब तुम बाहर के लोगों के साथ अलग अलग जगह पे जाकर के खेल सकते हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे। ठीक है, ग्रुप कोहेजन, तुम एक अच्छा ग्रुप यूनिटी सीख पाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लॉसेस और विंस को कैसे हैंडल करना है, तुम्हारे में यूनिटी, फ्रेंडशिप, ये सारा फीलिंग डेवलप होगा। Professional experience, as per the interest of students, need of institution, student become helping hand in conducting the tournament, which gives them गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिशिएटिंग इन इवेंट मैनेजमेंट। मतलब तुम एक अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओगे, तुम खुद से भी कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तुम एक प्रोफेशनल की तरह कहीं पे भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सेकेंड है तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, रेगुलरली ये सब कॉम्पिटिशन्स में तुम पार्ट करोगे तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तुम ज्यादा हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक फील करोगे। रिक्रिएशन, जॉय एंड एंटरटेनमेंट आर द आउटकम ऑफ इंट्राम्यूरल फिजिकल एक्टिविटीज। द एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट आर ऑलवेज देयर बिकॉज एक्टिविटीज आर नॉट सो कॉम्पिटेटिव। बहुत कॉम्पिटेटिव नहीं होता, स्कूल में होता तो तुम ज्यादा जॉयफुल रह पाओगे, ज्यादा हेल्पफुल और कॉम्पिटेटिव रह पाओगे, तुम्हारा एक रिक्रिएशन हो पाएगा। ठीक है, मास पार्टिसिपेशन, और तुम मास पार्टिसिपेशन में कैसे खुद को हैंडल करना है वो भी सीख पाओगे। सच एक्टिविटीज आर मेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन और प्लेयर्स। और यहाँ पे स्कूल सबको चांस देती है, सिर्फ वही नहीं कि जो एक्सपर्ट है या जो प्रोफेशनल है, सारे बच्चे ले सकते हैं। सो एक मास पार्टिसिपेशन हो पाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्स्ट्रामुरल्स, इंट्रामुरल्स का अपोजिट, यहाँ पे आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, मतलब जब बच्चे स्कूल से बाहर खेलने जाते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सीबीएसई गेम्स, तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रामुरल हो गया। ठीक है, मीन्स आउटसाइड द बाउंड्री और वॉल्स। इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट्स कंडक्टेड आउटसाइड और बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूनिट दैट मे बी अ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव्स देख लो। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हाईएस्ट लेवल में खेलना, मतलब अगर तुम नेशनल या स्टेट लेवल में भी खेल रहे हो तो तुम एक हाई परफॉर्मेंस अचीव कर पा रहे हो। डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, एक तुम्हारा फीलिंग डेवलप हो पा रहा है इंटीग्रेशन का, तुम एक हार्मनी बना पा रहे हो दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ, दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट्स, तुम एक स्पोर्ट्स करियर पे ध्यान दे पा रहे हो। तुम लाइफ में कभी भी जब तुम एक नेशनल प्लेयर बन जाओगे, इंटरनेशनल खेलोगे, तो तुम अपना करियर स्पोर्ट्स फील्ड में चुन सकते हो। ठीक है, नाउ टू प्रमोट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, क्योंकि तुम बाहर वाले लोगों से मिलते हो, सोशली वेल बिहेव करते हो, तुम्हारा इकोनॉमिकली भी हेल्प होता है, क्योंकि यू आर मीटिंग विद न्यू पीपल, जहाँ पे हर एक कास्ट और बैकग्राउंड के लोग आते हैं, पर तुम उन लोग के साथ खेल रहे हो। सो दीज आर समथिंग, यहाँ पे एक इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, नाउ अब सिग्निफिकेंस क्या है वो देखो।
सिग्निफिकेंस में तुम्हारा सबसे पहला सिग्निफिकेंस आ जाता है प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस। प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस क्या है वो समझो। एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट्स हेल्प टू लिफ्ट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन गेनिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग टू प्रिपेयर टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, डेवलपिंग फिटनेस। प्रोग्रेशन होता है तुम्हारे परफॉर्मेंस में। तुम स्कूल में एक ही लेवल तक खेल पाओगे, लेकिन जब तुम बाहर खेल पाओगे तो तुम खुद को ज्यादा एक्सपीरियंस, खुद को ज्यादा प्रोफेशनल कर पाओगे, तुम ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे, ज्यादा बेहतर टैक्टिक्स समझ पाओगे और स्ट्रैटेजीज जीत पाओगे, जिससे तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प होता है। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है समझो। एक्स्ट्रा मोरल इवेंट्स हेल्प टू बैलेंस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ esteem, emotions and promote qualities like leadership, team building in students. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, जैसे लीडरशिप, टीम स्पिरिट, यूनिटी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सारा चीज़ बिल्डअप होगा अगर तुम एक्स्ट्रा मोरल्स बाहर वाले लोगों के साथ बड़े बड़े एरियाज पे जाकर के खेलोगे तो, ठीक है। नाउ लेवल ऑफ फिटनेस, जाहिर सा बात है कि अब तुम एक स्पोर्ट इवेंट हो, तुम इंट्रा मोरल के बाद ही एक्स्ट्रा मोरल गए होगे ना, तो तुम्हारा फिटनेस लेवल भी इंक्रीज करेगा, तुम ज़्यादा हेल्दी रहोगे, ज़्यादा अपने हेल्थ पे फोकस कर पाओगे। सोशलाइजेशन, और क्योंकि तुम अलग अलग लोगों से मिल रहे हो तो तुम सोशलाइज कर रहे हो, अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर पा रहे हो, नए लोगों से मिलकर के उनके बिलीव्स, उनके लाइकिंग्स को जान पा रहे हो, वो कैसे खेलते हैं, उनका क्या स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स है, वो सब समझ पा रहे हो, तो तुम खुद को सोशलाइज कर रहे हो, ठीक है। फाइनली तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स पर्पस एंड बेनिफिट्स। अब कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होता है वो समझो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख लो। कम्युनिटी स्पोर्ट्स तुम्हारा एक सोसाइटी बेस्ड प्रैक्टिस है, मतलब यहाँ पे तुम अलग अलग सोसाइटी के लोग के साथ खेलते हो, एक स्पोर्ट्स इवेंट में पार्ट लेते हो। देखो, exercise to participate in sports, exercise and fitness activities, community sports can serve as a backbone for developing health promotion initiatives within community members ranging from school children, adult, elders and various other socially vulnerable population। बहुत बार तुम देखते हो ना हमारी सोसाइटी या कॉलोनी में मैराथन रेस होता है या 50 मीटर रेस होता है, तो ये सारा चीज़ कम्युनिटी स्पोर्ट्स में आता है। इससे तुम ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हो, नए नए लोगों के साथ मिल सकते हो, अपने अंदर टीम स्पिरिट, यूनिटी, ये सारा चीज़ बढ़ा सकते हो, तुम्हारा सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स इज अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बेनिफिट्स क्या क्या होता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स का, देखो, और कम्युनिटी स्पोर्ट्स में ना हर एज और जेंडर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या होता है, देखो, तुम्हारा हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हेल्थ मतलब कि तुम ज़्यादा फिट रह पाते हो, ज़्यादा हैप्पी रह पाते हो, बहुत लोगों के साथ मिल रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, तुम्हारा हेल्थ इंप्रूव हो पा रहा है, तुम रेगुलरली ऐसे कॉम्पिटिशन्स और स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हो। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। Regular physical activities not only improve cardiovascular and muscular health but also lower the risk of various lifestyle related disease। रेगुलर तुम ये सब चीज़ में पार्ट लोगे तो तुम्हारा सिर्फ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा नहीं होगा, पर तुम्हारे से बहुत डिजीज भी दूर रहेंगी, तुम्हें ओबेसिटी या ये सब कुछ भी इश्यूज नहीं आ सकते लाइफ में कभी भी। नाउ सोशल, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कम्युनिटी स्पोर्ट्स में हर एज और जेंडर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो तुम सोशली सबसे मिलते हो, बात करते हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है, तुम नए स्ट्रैटेजीज, नए टैक्टिक्स सीख पाते हो। देखो, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, कनेक्ट पीपल एंड गेट देम टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देयर बी डेवलपिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ग्रुप। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो पाता है एक ग्रुप में, तो इससे तुम बेहतर एक अपने आप को, खुद को एक बेहतर इंसान बना पाते हो, अपना स्किल्स को डेवलप कर पाते हो। साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिकल मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर टीम स्पिरिट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारा चीज़ बूस्टअप हो पाता है अगर तुम ऐसे स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हो। तुम एक बेहतर इंसान खुद को डेवलप कर पाते हो, तुम्हारा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, तुम्हारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारा चीज़ एनहांस हो पाता है। नाउ नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखो। Regular community sports programs will help to reduce burden on health budget and also promote optimum usage of resources। ठीक है, रेगुलर कम्युनिटी स्पोर्ट्स में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्टिमम बजट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है, कम से कम रिसोर्सेज यूज किया जाता है। रिड्यूस द बर्डन ऑन हेल्थ बजट का बर्डन कम होता है और कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। हेल्दी पीपल इन एनी कम्युनिटी नॉट हेल्प टू रिड्यूस मेडिकल बिल्स बट ऑल्सो इनहांस द प्रोडक्शन फॉर द नेशन बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट टाइम एंड लेबर। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा तुम्हारा मेडिकल बिल्स कम हो जाता है, तुम ज़्यादा हेल्दी रहते हो, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। नाउ कम्युनिटी स्पोर्ट्स में अब तुम्हारे कुछ अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स आते हैं। अब क्या क्या स्पोर्ट्स होते हैं वो भी देख लो। सबसे पहले तो तुम्हारा स्पोर्ट्स डे आ गया, ठीक है, हेल्थ रन हो गया, ठीक है, हेल्थ रन के बाद तुम्हारा रन फॉर फन,
रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूटिलिटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये तुम्हारे कुछ कुछ अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स आ जाते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे एंड तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहला स्पोर्ट्स डे, तुम सब जानते हो स्पोर्ट्स डे क्या होता है, सारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स को किया जाता है, अलग अलग बच्चे को उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है ग्रुप्स में। कोई बैडमिंटन में है तो बैडमिंटन, किसी का स्पोर्ट्स, किसी का बास्केटबॉल। एंड स्पोर्ट्स डे जनरली हर एक स्कूल में एक बार साल के एंड में होता है जिसमें अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मास पार्टिसिपेशन होता है और इससे स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स डे इज कॉल्ड, जो कि तुम भी जानते हो और अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। नाउ हेल्थ रन्स क्या होता है, तुम वो जानो। हेल्थ रन क्या होता है, जब तुम हेल्दी होने के लिए दौड़ रहे हो, नाम से ही तुम समझ सकते हो कि व्हाट आर हेल्थ रन्स, तुम अपने हेल्थ के लिए दौड़ रहे हो। देखो, सच काइंड ऑफ रन इज जनरली कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ और फॉर रेजिंग चैरिटी, ठीक है। जनरली हेल्थ रन्स क्या होता है कि जब तुम हेल्दी रहने के लिए होते हो तब ये सारा गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है कि लोगों के अंदर ये सेंस बन पाए कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है, ओबेसिटी हटाना कितना जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना कितना जरूरी है। और बहुत बार क्या होता है ना कि हेल्थ रन्स चैरिटी के लिए भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो पुअर, नीडी, जिनको डिजीज है कोई या जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर कोई किन्हीं को कैंसर है, किन्हीं को कुछ और है, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ फंड्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक चैरिटी के लिए भी यूज होता है, रेजिंग चैरिटी, जैसा मैंने तुम्हें बताया। इन दिस रन द पर्पस ऑफ द रनर इज नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। यहाँ पे जीतना हारना नहीं है, बस उस इवेंट में पार्टिसिपेट करके अपने को एंजॉय करना होता है। ये एक मोटिव फैलाना होता है, एक मोटो बताना होता है लोगों को कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है। दिस इज व्हाट हेल्थ रन इज कॉल्ड, ठीक है। रन फॉर फन, रन फॉर फन मतलब कि अपने फन के लिए दौड़ो, खुश रहो, ठीक है। देखो, द पर्पस ऑफ दिस रन इज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्टेइंग फिट, हेल्दी among the masses. Sometimes such races may be conducted to raise funds for a specific purpose. In school, such races attract children and their parents, ठीक है। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, रन फॉर फन भी बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे लिए एक फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए एक ये प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि आप ऐसे रन्स में पार्टिसिपेट करो। और बेसिकली ये बहुत बार चैरिटी के लिए भी कंडक्ट किया जाता है, जब लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 100-200 रुपीज़ इस रन फॉर फन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये जो अमाउंट मिलता है उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है नीडी लोगों को, या जिनको कोई डिजीज है, जिनके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करने, उनके लिए डोनेट कर दिया जाता है। बेसिकली ये सब स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है आपकी सोसाइटी में, और पेरेंट्स, चिल्ड्रन बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और देखो, these are friendly races and must be conducted for any age group. However, the physical education teacher must be careful and plan meticulously to avoid any kind of accident or mishap, ठीक है। तो बहुत easy रन्स होता है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस पेयर ऑफ शूज चाहिए, कोई ड्रेस व्रेस नीडेड कुछ भी नहीं है, बस सिंपली तुम्हें इसमें दौड़ना है विदाउट एनी टेंशन। बस इट्स अ रन फॉर फन कि तुम अपने फन के लिए, अपने हेल्थ के लिए दौड़ रहे हो और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ ऐसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। अब ये रन फॉर स्पेसिफिक कॉज क्या है, देखो, दिस इवेंट इज जनरली कंडक्टेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के लिए अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जैसे कि क्लीनलीनेस, प्रमोटिंग ग्रीन एनवायरनमेंट एटसेट्रा। द पर्पस ऑफ सच इवेंट्स इज टू spread awareness among the masses for definite cause or to generate charity. Example, the specific cause may be cancer, AIDS, gender inequality, etc. Run for specific cause मतलब यहाँ पे एक specific cause के लिए लोग भागते हैं, जैसे कि clean environment को promote करने के लिए, cleanliness को promote करने के लिए, ठीक है। और basically ये सब events का भी एक another reason charity होता है, तो तुम सब में charity लिख सकते हो, सब में clean environment, green environment लिख सकते हो, सब में healthy, funny ये सब लिख सकते हो, ताकि तुम्हें बेहतर मार्क्स मिल पाए, क्योंकि सबके आंसर्स इंटरकनेक्टेड होते तो तुम्हें सबके लिए स्पेसिफिक आंसर याद नहीं करना। और बेसिकली यहाँ पे चैरिटी के लिए भी ये किया जाता है ताकि फंड्स अरेंज हो पाए फॉर एड्स, कैंसर पेशेंट्स, ये लोग के लिए, ठीक है। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी मतलब कि यूनिटी में दौड़ो। यहाँ पे अलग अलग जेंडर, अलग अलग रिलीजन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ भागते हैं ताकि वो लोग यूनिटी को प्रमोट कर पाए। इन सच टाइप ऑफ रन द पर्पस इज टू प्रमोट the feeling of integrity and brotherhood in community, state, nation or among different religions. Such events help to develop bonding and a sense of togetherness among people, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, togetherness, sense of belonging और togetherness को फीलिंग को प्रमोट किया जाता है ताकि लोगों के बीच में हार्मनी, यूनिटी बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, जेंडर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। चाइना में ऐसा रेस यूजुअली किया जाता है ताकि वहाँ पे यूनिटी और ब्रदरहुड बनी रहे, ठीक है।
चाइना में या रशिया में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तुम सर्च करके मुझे कमेंट में बताना, वहाँ पे ऐसा रेस हमेशा किया जाता है ताकि ब्रदरहुड और यूनिटी बना रहे। तो तुम एग्जाम्पल में चाइना, रशिया ये सब नेम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ फाइनली गेम्स एंड स्पोर्ट्स। डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड कीपिंग इन माइंड द होलसम डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। इंडिजीनियस गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी, मार्बल्स, गिली डंडा एटसेट्रा मे बी इंट्रोड्यूस टू कीप पीपल फेमिलियर विद कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यही बोल रहा है कि हमेशा हमेशा एक टाइम पीरियड के बाद कुछ कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए कि होलसम डेवलपमेंट हो पाए लोगों का, और लोग अपने ट्रेडिशनल गेम्स को नहीं भूल पाए, जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, फिर खो खो, मार्बल्स, ये सारा चीज़ को, कबड्डी नहीं खेल पाए, मार्बल्स, आई थिंक मार्बल्स पिट्टो को बोलते हैं, तो ये सारा गेम को लोग नहीं भूल पाए एंड पीपल फेमिलियर रह पाए अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर और फाइनली तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। कल हम लोग बस पढ़ेंगे फिक्सचर्स एंड द चैप्टर्स आर वेरी इजी। फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ के तुम्हें समझ आ गया होगा कि सिर्फ अपने वर्ड्स का खेल है। अगर 2-3 कीवर्ड देख लो, इंग्लिश अच्छी आती है, उसे फ्रेम करके लिख दो, दैट्स ऑल, फुल मार्क्स इन पीएचई, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी पीएचई का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1 से 2 दिन में तुम्हारी चैप्टर 2 की भी वीडियो आ जाएगी, उससे पहले मैं फिक्सचर्स की एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी, ठीक है। ये है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट में भी बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी। और साथ ही अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए कि आपको कब कौन से मंथ में कौन से चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, कब सैम्पल पेपर, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थीम्स, एवरीथिंग, तो तुम मेरे से ₹51 का फिजिकल एजुकेशन का रोड मैप परचेज कर सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट गाइज, एंड फिजिकल एजुकेशन में 100 लाना मतलब 10% इंक्रीज करना। तो अगर तुम्हें ये रोड मैप चाहिए तो तुम्हें मुझे मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डीएम करना होगा रोड मैप, एंड क्यूआर के थ्रू पेमेंट करने की इंस्टेंट बाद तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा रोड मैप्स। बाय बाय।